गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पिछले काफ़ी दिनों से हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इस पी ब्लॉक के चैप्टर की अंतिम क्लास हम आज पढ़ रहे हैं। आज ये पी ब्लॉक लेसन जो हमारा क्लास 12th क्लास की केमिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है, वह आज ख़त्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज पी ब्लॉक से। हमने वर्ग 18 के बारे में पढ़ा था, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब कुछ यौगिकों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिनमें पहला आएगा ज़ीनोन और फ्लोराइड यौगिक। मेन जो हमको इनके स्ट्रक्चर की संरचना पढ़नी है, उसमें है XeF2, XeF4 और XeF6। इनके बारे में हमको पढ़ना है। XeF2, XeF4 और XeF6। इसको ध्यान से देखने में पता चलेगा ज़ीनोन डाइफ्लोराइड, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड, यह तीनों ज़ीनोन और फ्लोरीन से बने हुए यौगिक हैं। अब ये बनते कैसे हैं? तो Xe प्लस F2 के योग से XeF2 बनता है। Xe प्लस 2F2 के योग से XeF4 बनता है। Xe प्लस 3F2 के योग से XeF6 बनता है। XeF6 बनता है, ठीक है। अब ये जो संरचनाएं हैं, यह 673 केल्विन पर विक्रिया होती है, इसमें 873 केल्विन पर विक्रिया होती है, इसमें 573 केल्विन। कुछ चीज़ें टर्म्स समान से दिख रही हैं, सिर्फ फ़र्क क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्लोरीन का 1 अणु लिया गया है, उसके नीचे 2 अणु लिए गए हैं, उसके नीचे 3 अणु लिए गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो रेशो है वो किस प्रकार से होता है, कि किस रेशो में इनको लें तो क्या बनेगा। तो रेशो की बात करते हैं, इसको 2:1 में, इसको 1:5 में, इसको 1:20 में। यदि ज़ीनोन और फ्लोरीन दोनों को 2:1 में लें, XeF2 बनेगा। जब इसको यदि प्रयोगशाला में इसके रासायनिक निर्माण करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, इसको 1:5 में लेंगे, XeF4 बनेगा। इसको 1:20 मात्रा में लेंगे, XeF6 का निर्माण होगा। तो XeF2, XeF4, XeF6, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। और दूसरा, इसको बनाने के लिए हमको निकल पात्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको बनाने के लिए 6 to 7 बार वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, और इसके लिए 60 to 70 बार। तो इस प्रकार से इन तीनों की संरचनाओं का निर्माण होता है। XeF2, XeF4, XeF6, ये क्या हैं? ये ज़ीनोन फ्लोराइड यौगिक हैं। आगे हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी निर्माण करेंगे, तो आप इसे नोट करें। इसके बारे में आगे देखें। XeF4 प्लस O2F2 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यह XeF6 प्लस O2 के रूप में विभक्त होता है। इससे हम ये वाले टर्म्स प्राप्त कर सकते हैं, ये वाला यौगिक हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब XeF2, XeF4, XeF6, ये सब तीनों क्या हैं? एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है।
और इनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। किसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन? यदि किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाए तो वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे ऊर्ध्वपातित अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसको 298 केल्विन पर ऊर्ध्वपातित कर आसानी से विघटित किया जा सकता है। पुनः समझा दूं, हम पढ़ रहे हैं जिनॉन फ्लोराइड यौगिक। जिनॉन फ्लोराइड यौगिक में Xc+F2 इसको 2:1 में लेंगे, 673 केल्विन पर गर्म करेंगे। निकल पात्र में लेंगे तो XcF2 प्राप्त होगा। 1:5 में Xc+2F2 लेंगे और 173 केल्विन पर 6 to 7 बार पर यह अभिक्रिया करवाएंगे तो XcF4 प्राप्त होगा। Xc+3F2 1:20 के अनुपात में लेकर के 573 केल्विन पर गर्म करके 60 to 70 बार पे गर्म इसको अभिक्रिया को करवाएंगे तो XcF6 प्राप्त होगा। XcF4 में यदि हम O2F2 की क्रिया करवाते हैं तो XcF6 प्राप्त हो सकता है। और ये तीनों XcF2, XcF4, XcF6 एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है जिसको 298 केल्विन पर ऊर्ध्वपातित करके विघटित किया जा सकता है, इनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसे नोट कर लें। जिनॉन फ्लोराइडों की संरचना में XcF2, XcF4 और XcF6 इन तीनों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे तो कुछ डायग्राम हमारे सामने प्राप्त होंगे। उन आकृतियों के बारे में देखें, इनको आकृतियों को किस प्रकार से बनाया जाएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं XeF2 की। Xe जिनॉन, इसमें केंद्रीय परमाणु हैं और 2 इसमें फ्लोरीन परमाणु हैं। ठीक है, इसमें 2 सिग्मा बंध हैं। सिग्मा बंध किसको कहते हैं? जो एकल बंध के रूप में बनता है। डबल बॉन्ड बनता है वहाँ पे पाई बंध होता है। तो सिग्मा बंध F और F के साथ, और इसमें 3 लोन पेयर। लोन पेयर का अर्थ क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म किसको कहेंगे? जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो जब ये संरचना बनाते हैं तो 3 लोन पेयर, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। उन 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसकी जो संरचना होती है वह कोई इस प्रकार से प्रदर्शित होती है, जिसको हम बोलते हैं रेखीय संरचना। लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में यह प्रदर्शित होता है। सेकंड देखें XeF4 में, इसमें भी सेम पोजीशन होगी। Xe केंद्रीय परमाणु के रूप में होगा। फ्लोरीन 4 उसके जो अणु हैं उनको हम सेट करेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो चारों सिग्मा बॉन्ड चारों कोनों पर स्थित होंगे। 2 इसमें लोन पेयर हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। उन दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। जब इसको इस प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं तो यह वर्ग समतलीय स्थिति प्रदर्शित करता है। तीसरा XeF6। XeF6 में क्या है? Xe केंद्रीय परमाणु है, 6 फ्लोरीन के परमाणु है, चारों एक एक कोनों पर, एक फ्लोरीन का ऊपर और एक नीचे। इसमें 6 सिग्मा बंध हैं। इसलिए प्रत्येक फ्लोरीन Xe के साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा और उसको चारों कोनों पर और एक ऊपर और एक नीचे इस प्रकार से दर्शाएंगे। एक इसमें लोन पेयर उपस्थित है, उसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। इसको चाहे तो हम यहाँ दर्शा सकते हैं, यहाँ दर्शा सकते हैं, यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं। इससे जो आकृति बनेगी उसको बोलेंगे विकृत अष्टफलकीय। एक बार प्रश्न आया था कि XeF6 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे XeF6 में sp3d2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। ये तीनों संरचनाओं को आप नोट कर लें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जिनॉन ऑक्सीजन यौगिक। उसमें देखें XeF4 तथा XeF6 के जल अपघटन से
XeO3 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। XeF4 तथा XeF6 का यदि जल अपघटन करवाया जाए तो इस प्रकार के यौगिक हमको प्राप्त होंगे, जैसे कि XeF6। अब हमको इसका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन XeF6 + 3H2O, तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमको प्राप्त होगा XeO3 प्लस XeO3 और HF6, 3HF6, हाँ, 3 to 6 टाइम आएगा, 6 XeF6 की जल अपघटन करवाएंगे तो हमको XeO3 प्राप्त होगा और साथ में हमको हाइड्रोजन और फ्लोरीन के 6 अणु प्राप्त होंगे। तो हम XeF4 तथा XeF6 के जल अपघटन से भी XeO3 प्रकार के ऑक्साइड हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसमें जल के अणुओं की मात्रा कम कर ली जाए तो हमको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यदि जल के अणुओं की मात्रा कम कर लें तो हमको XeOF4 प्लस 2HF के रूप में प्राप्त होगा। इसको नोट कर लें। हमने XeO3 और XeOF4 प्रकार के दो यौगिक बनाए। अब इनके कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो XeOF4 में 5 सिग्मा बंध होते हैं, एक पाई बंध होता है, एक लोन पेयर उपस्थित होता है। XeF जो 4 है वह चारों अणु उसके साथ उपस्थित हो जाएंगे। एक बंध यह ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन है वह पाई बंध का निर्माण भी करता है। पाई बंध का निर्माण करता है तो हम उसको डबल बॉन्ड में या अलग से इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये जो संरचना होगी यह वर्गाकार समतलीय संरचना होगी, और वर्गाकार समतलीय संरचना जब होती है तो आपने संकरण में पढ़ा था कि वह संकरण sp3d2 प्रकार का संकरण होता है। पुनः एक बार समझाता हूँ। XeOF4 है, Xe इसमें केंद्रीय परमाणु है, फ्लोरीन के चारों अणु उसके साथ उपस्थित हैं। एक बंध वह ऑक्सीजन के साथ भी बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन में पाई बंध उपस्थित होता है, इसके साथ एक लोन पेयर भी उपस्थित होता है, वह लोन पेयर है, और साथ में ऑक्सीजन के साथ उसका पाई बंध है। इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। यह वर्गाकार समतलीय आकृति प्रदर्शित करता है। साथ ही यह किस प्रकार का द्रव है? यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है, रंगहीन है और वाष्पशील है। दूसरा XeO3, इसमें Xe के साथ 3 सिग्मा बंध तो होंगे ही, वह 3 रूप में जुड़ेगा तो सही, लेकिन साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहाँ फ्लोरीन जुड़ते थे, तीनों सिग्मा बॉन्ड के रूप में उपस्थित होता, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए इसके साथ में 3 पाई बंध भी बनेंगे। तो Xe केंद्रीय परमाणु है, साथ में एक लोन पेयर है, लोन पेयर को हमने इस प्रकार से शो किया है, और साथ में ऑक्सीजन को तीनों जगहों पे 3 पाई बंधों के रूप में दर्शा दिया है। इस प्रकार की स्थिति बनती है वह sp3 संक्रमण प्रदर्शित होता है। इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है? पिरामिडी होती है, और यह रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ होता है। यह क्या होता है? रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ। इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें sp3d2 संकरण है, उसमें sp3 संकरण है। इसमें वर्गाकार समतल इसकी आकृति है, उसकी आकृति पिरामिडी है, इसकी आकृति रंगहीन वाष्पशील द्रव है, उसकी आकृति रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ के रूप में उपस्थित होती है। आप इसे नोट कर लें। उपयोग हीलियम के वर्ग 18 में हीलियम आता है, उसके उपयोग क्या किस प्रकार से होते हैं? फर्स्ट देखें, मौसम परीक्षण में गुब्बारे में हवा भरने के लिए मौसम परीक्षण
प्रक्षण में गुब्बारे में हवा भरने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। दूसरा, नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हीलियम का। तीसरा, आधुनिक गोताखोरी में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ या ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। चौथा, हीलियम में अतिचुंबकत्व या अतिचालकत्व का गुण होता है, उसकी वजह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी व एमआरआई में चुंबकत्व उत्पन्न होने के कारण हीलियम का यूज होता है। He का उपयोग होता है। नेक्स्ट उपयोग, विद्युत विसर्जन बल्ब व प्रदीप्त बल्बों का विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे भी हम हीलियम का यूज़ करते हैं। तो हीलियम का यूज़ हम मौसम परीक्षण में गुब्बारों के हवा भरने के लिए करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आधुनिक गोताखोरी में ऑक्सीजन के साथ He का प्रयोग करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें व एमआरआई में चुंबकत्व उत्पन्न करने इसके He का उपयोग किया जाता है। और विद्युत विसर्जन बल्ब एवं प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन और प्रदर्शन के लिए इसका उपयोग भी करते हैं। और एक और चीज़ रहेगी है जो है आर्गन। और आर्गन का यूज़ जो होता है वह धातु कर्मीय प्रक्रिया में किया जाता है। एक लास्ट यूज़ लिख दें, आर्गन का प्रयोग धातु कर्मीय प्रक्रमों में अक्रियता के कारण उपयोग है, क्योंकि अक्रिय होते, अक्रियता के कारण उपयोग किया जाता है। आपको पता ही होगा विद्युत विसर्जन बल्ब व प्रदीप्त बल्ब LED बल्ब होते हैं। इनका यूज जो बड़े बड़े लॉन होते हैं, मैदान होते हैं, या फिर कोई रिसेप्शनिस्ट हॉल होते हैं, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी LED लाइटें लगाई जाती हैं, वहाँ पे मतलब इनका उद्यानों में या मैदानों में इनका यूज़ किया जाता है। कौन से? विद्युत विसर्जन बल्ब एवं
प्रदीप्त बल्बों में, और उसमें उसकी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए हीलियम का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग मौसम परीक्षण में गुब्बारों में हवा भरने के लिए होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलन के लिए इसका उपयोग करते हैं। आधुनिक गोताखोरी में ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में यूज़ किया जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी व एमआरआई में चुंबकत्व उत्पन्न होने का इसका उपयोग करते हैं। विद्युत विसर्जन बल्ब एवं प्रदीप्त बल्बों का विज्ञापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और आर्गन का उपयोग धातु गर्मी प्रक्रमण अक्रियता कारण इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसके कुछ उपयोग हुए, और ये आज आपका लेसन कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 18 लेसन नंबर 7 जो आपका पी ब्लॉक जो चैप्टर पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था, इसका वर्ग 18 भी कंप्लीट हुआ, साथ ही ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। इस लेसन से संबंधित आप सभी वीडियो एक बार वापस रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं, और किसी भी टॉपिक पर या किसी भी पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपको यदि ये सभी वीडियो अच्छे लगते हैं या ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही नोट्स बनाते वक्त जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करें और उनके क्वेश्चन पुटअप करें, और इस लेसन को समझें, जिससे हमारे आगे की जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर हम मतलब कार्य कर सकेंगे और अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। इस लेसन के बाद डी व एफ ब्लॉक को आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। ओके।